आज हम लोग ओरिजिन एंड इवोल्यूशन का पार्ट 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट 6 में हम लोग आज पढ़ेंगे एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। इसमें आता है इंडस्ट्रियल मैनेलिज्म में आता है। इंडस्ट्रियल मैनेलिज्म को हम लोग कहाँ ऑब्जर्व किए थे, तो हम लोग इंग्लैंड में ऑब्जर्व किए थे। क्या चीज़ पे ऑब्जर्व किया था, तो बिस्टर्न बैक्टीरिया पे ऑब्जर्व किए थे, जिसका नाम पेपर्ड मॉथ भी होता है। इसमें हम लोग होता है 2 टाइप के बिस्टर्न बैक्टीरिया लिए थे, एक वाइट विंग लिए थे और एक डार्क विंग लिए थे। कैसे कैसे लिए थे, तो एक होता वाइट विंग लिए थे और एक डार्क विंग लिए थे। फिर हम लोग होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में। जब हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो पहले का जो पीरियड था, जो 1850 का जो हम लोग ऑब्जर्व किया था, उसको हम लोग होता प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन बोले थे। और जो उसके जो बाद का जो पीरियड था, उसको हम लोग होता पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन बोले थे। तो हम लोग पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन को छुपा देते हैं और ये हम लोग होता प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी देखते हैं। एक मिनट, ठीक है। जैसे प्री इवोल्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन में तो सब उतनी सारी इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, तो उतना पॉल्यूशन नहीं था। फिर उस समय लेकिन लाइकेन प्रेजेंट था, पॉल्यूशन नहीं था लेकिन लाइकेन प्रेजेंट थे। ट्री के होता है ट्रंक्स था जो वाइट था, क्या चीज़ के कारण, तो लाइकेन के कारण जो ट्री का ट्रंक्स था वो होता वाइट था। वाइट विंग जो मॉथ था वो तो कैमोफ्लेज था, इसमें जो वाइट विंग जो मॉथ होता है वो भी कैमोफ्लेज थे। बट वाइट विंग जो था वो तो सबसे ज़्यादा था डार्क विंग से। यहाँ पे तो इस पीरियड में तो वाइट विंग जो मॉथ था वो सबसे ज़्यादा डार्क विंग से, क्योंकि वो जाके लाइकेन में छुप जाता था। जो लाइकेन जो होते थे, ट्री के ऊपर जो लाइकेन लगे रहते थे, उसमें जाके वो होता वाइट विंग मॉथ छुप जाते थे, जिसके कारण वो होता दिख नहीं पाते थे जो उसके प्रेडेटर होते थे, तो वो उसमें छुट जाता था, जिसके कारण वो होता सर्वाइव कर जाता था। अब हम लोग बात करते हैं पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन में। क्या चीज़ के बारे में बात करेंगे ना, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन के। तो जब पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जो हम लोग 19 और 20s का ऑब्जर्व किया, तो उस समय मतलब पॉल्यूशन मतलब आ गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी उस समय प्रेजेंट हो गए थे। तो लाइकेन जो होते हैं वो होता है गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन होता है। अगर जहाँ पे पॉल्यूशन होगा तो वहाँ लाइकेन नहीं होंगे, और जहाँ पे लाइकेन होंगे तो वहाँ पॉल्यूशन नहीं होगा। जब यहाँ पॉल्यूशन आ गया तो यहाँ पर लाइकेन नहीं होंगे। ट्री का जो ट्रंक्स था वो ब्लैक हो गया ड्यू टू स्मॉग के कारण। ट्री के जो ट्रंक्स थे वो क्या हो गए, तो ट्री के ट्रंक्स में ब्लैक हो गए। और इसमें से होता है, इसमें जो होता है डार्क विंग जो मॉथ थे, फिर यहाँ पे तो डोमिनेंट हो गए। और फिर होता है वाइट विंग मॉथ होता है यहाँ कम हो गया, क्योंकि होता है जब जो प्रेडेटर आने लगे उनको फिर डार्क विंग मॉथ नहीं दिखने लगा, क्योंकि जो ट्री था उस पर होता है सूट का डिपॉजिट होने लगा। ये सब के बाद डिपॉजिट होने के कारण उसमें होता है ट्री के ऊपर में जाके छुप जाते थे वाइट मतलब ब्लैक विंड मॉथ, लेकिन मतलब वाइट विंड नहीं छुप पाते थे। लेकिन तो वाइट विंड फिर क्या करेंगे, फिर वहाँ से माइग्रेट कर देंगे जहाँ पे ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो। ऐसा बात नहीं कि वाइट विंड पूरे ख़त्म ही हो गए थे, वाइट विंड थे बट कहीं और। अगर वाइट विंड ख़त्म हो जाएंगे फिर प्रेडेटर खाएंगे क्या, जो थे। या फिर मतलब कुछ ऐसा जगह था जहाँ वाइट विंड बहुत जाते थे, फिर ब्लैक विंड बहुत ज़्यादा था। ये हम लोग होते एक हम लोग इंग्लैंड का ऑब्जर्वेशन बस लिए हैं। नो वेरिएशन वॉज कम्प्लीटली वाइप्ड आउट, कोई ऐसा वेरिएशन नहीं था जो कम्प्लीटली वाइप्ड आउट हो जाता था। वाइट विंग्ड मॉथ यहाँ पे मोथ पे स्टिल मोर इन एरिया अनटच्ड बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन। वाइट विंग्ड मॉथ वहाँ था जहाँ पे अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, ठीक है। अब जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, अगर वहाँ पे कहीं पेड़ के ऊपर लाइकेन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो लाइकेन का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें वाइट विंग्ड मॉथ छुप पाएंगे। और ऐसा बात नहीं है, अब वहाँ वाइट विंग्ड मॉथ अगर वहाँ ज़्यादा होगा तो वहाँ ब्लैक विंग्ड मॉथ नहीं होगा, ब्लैक विंग्ड मॉथ भी होंगे, ठीक है। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, जो एग्जाम्पल नेचुरल सिलेक्शन का है, तो उसमें हम लोग ड्रग रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। जब एक्सेसिव हम लोग जब यूज करते हैं ड्रग्स का, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। सॉरी जब हम लोग एक्सेसिव यूज़ करते हैं ड्रग्स का, जिसका एग्जाम्पल होता है क्या, तो इसका एग्जाम्पल होता है एंटीबायोटिक्स। एक्सेसिव यूज़ ऑफ ड्रग्स जैसे कि पेस्टिसाइड्स, herbicides etc. has resulted in selection of resultant varieties in just few months or year instead of 100 or 1000 of years। अब यहाँ ये बताना चाह रहा है, अब आप कोई भी चीज़, अब जैसे होता है रूम में है, ठीक है, अगर आपका मॉर्टिन जला रहा है, तो मॉर्टिन जब जला रहे हैं तो अभी मतलब मच्छरों के लिए वो हो गया, मच्छरों के लिए वो तो मतलब हानिकारक हो गया। अब वो मच्छर बार बार आएंगे, अब उनके ऊपर अभी नहीं, कुछ सालों के बाद, कुछ हज़ार सालों के बाद उनके अंदर एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा जो मॉर्टिन के खिलाफ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, आप लोग पहले देखते होंगे एकदम नॉर्मल मॉर्टिन आता है,
फिर उसका में एक्टिवेटेड पावर मोटीन आता है, फिर उसका डबल एक्टिवेटेड पावर मोटीन आता है। तो वो लोग भी कंपोजिशन का चेंज करते रहते हैं, वो लोग या तो कंपोजिशन बढ़ा देंगे या फिर कंपोजिशन को तो वो लोग चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो ऊपर के अबव टू केस आर, यहाँ पे वही बोलना चाह रहा है कि जब हम लोग ड्रग्स का एक्सेसिव यूज़ करते हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स, एंटीबायोटिक्स या फिर हर्बिसाइड, तो जिस हम लोग चीज़ पे उतना यूज कर रहे हैं, तो वो भी उसके लिए वो भी एक अपने बॉडीज़ में क्रिएट कर लेता है रेसिस्टेंट, जिससे वो फिर वो लड़ पाता है। तो इस कारण से हम लोग को भी होता है, जो हम लोग यूज़ करते हैं ड्रग्स को, उसका भी हम लोग, अब जैसे हमारा ही बॉडी है, अगर हम लोग अल्कोहल पी रहे हैं तो एक समय होगा 1 गिलास पियेंगे, फिर हमारा बॉडी होता है 1 गिलास को साफ पाएगा, तो 1 गिलास हम लोग को कुछ नहीं होगा, फिर हमारा बॉडी और डिमांड करेगा, फिर 2 गिलास पियेंगे, फिर 2 गिलास का भी हम लोग के बॉडी में कैपेसिटी बन जाएगा, फिर हम लोग 2 गिलास पे चले, फिर हमारा बॉडी और डिमांड करेगा, फिर हम लोग 3 गिलास पियेंगे, ऐसे ही होता है, प्रोसेस कंटिन्यूअस होते जाएगा। यहाँ पर ये बोल रहा है कि above two cases are also example of evolution by anthropogenic human made action। ये जो ऊपर का जो हम लोग 2 इवोल्यूशन एग्जाम्पल देखे हैं, ये इवोल्यूशन है ह्यूमन मेड एक्शन का, ये इसमें तो ह्यूमन मेड एक्शन का भी इवोल्यूशन है। ये लाइन याद कर लेना, above two cases are also example of evolution by anthropogenic को हम लोग ह्यूमन मेड बोलते हैं एक्शन का। फिर तीसरा एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया एंड मलेरिया का। अब एक रेजिस्टेंट है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पे पढ़ेंगे, HBV, इसमें 100% हेमोग्लोबिन है। अब यहाँ HBV यहाँ डोमिनेंट है, लेकिन HBV अब ये होता है रिसेसिव है, तो अब ये होता है रिसेसिव यहाँ B डैश, तो यहाँ 50% हेमोग्लोबिन किसका है, तो सिकल सेल एनीमिया का। और यहाँ पे जो पेशेंट होगा, यहाँ पे तो अब इसमें होता है सिर्फ ना मलेरिया का है, तो मलेरिया के कारण होता है मर जाएगा। अब यहाँ सिकल सेल एनीमिया का भी है और मलेरिया का भी है। ओ सॉरी, मैं यहाँ कैमरा में नहीं जाएंगे। चलिए थर्ड एग्जाम्पल हम लोग को डिस्कस करना था, सिकल सेल एनीमिया एंड मलेरिया। अब यहाँ जो रेजिस्टेंट्स है HBV और HBV, अब ये जो है मलेरिया का सिर्फ है, तो अब ये मलेरिया का, तो इसमें 100% जो हेमोग्लोबिन में क्या होगा, तो मलेरिया का होता है। मलेरिया का क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताइए मलेरिया का क्या होगा। मलेरिया ने जो चीज़ हमारे होता है ब्लड में छोड़ा है स्पोरोजोइट्स, वही होगा 100% हम हेमोग्लोबिन में, यानी कि ब्लड में। तो इस यहाँ जो पेशेंट होगा वो मर जाएगा मलेरिया का। अब यहाँ जो हेमोग्लोबिन में मलेरिया का भी एक ही जीन है और यहाँ पे सिकल सेल अनीमिया का भी आ गया। अब यहाँ सिकल सेल अनीमिया का पेशेंट जो है वो सफ़र नहीं करेगा सिकल सेल अनीमिया से, लेकिन यहाँ पे ऑल्सो रेजिस्टेंस टू मलेरिया, तो यहाँ पे वो तो सिकल सेल अनीमिया से तो सफ़र नहीं करेगा और उस पेशेंट को मलेरिया भी नहीं हो सकता है। अब यहाँ सिर्फ होता है सिकल सेल अनीमिया का है, तो वो पेशेंट सफ़र करेगा सिकल सेल अनीमिया से। Such selection is very rare and called as balancing selection and the polymorphism। और ये जो सिलेक्शन होता है वो बहुत ही रेयर होता है, जिसको हम लोग होता है बैलेंसिंग सिलेक्शन भी बोलते हैं या फिर पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। यहाँ देखिए सर्टेन रीजन में क्वेश्चन पूछ सकती है नीट में, इवोल्यूशन इज नॉट अ डायरेक्टेड प्रोसेस इन सेंस ऑफ डिटरमिनेंट। इवोल्यूशन जो है वो किसी भी चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए वो डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है, वो एक स्टोकैस्टिक बताया रैंडम प्रोसेस है जो बेस्ड ऑन चांस इवेंट्स इन नेचर। जो जितने भी तक म्यूटेशन होते हैं या फिर होता है जो भी होता है सडनली जो चेंज होते हैं नेचर में या फिर होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो उसके कारण इवोल्यूशन होता है, ना कि वो होता है वो डिटरमाइन है कि इवोल्यूशन 2 पीरियड के बाद हो जाएगा, 3 पीरियड के बाद होगा, ऐसा कुछ डिटरमाइन नहीं है। वो होता है ड्यू टू ये स्टोकैस्टिक प्रोसेस है बेस्ड ऑन चांस इवेंट्स इन नेचर एंड चांस म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म। मिमिक्री का बहुत छोटा सा, आर्टिफिशियल सिलेक्शन बहुत छोटा सा है, मैं जब एनसीईआरटी की इसकी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें बता दूंगा। हम यहाँ बात करते हैं जेनेटिक बेसिस ऑफ एडेप्टेशन या फिर इवोल्यूशन। 1 मिनट। अब हम लोग टॉपिक आता है जेनेटिक बेसिस ऑफ एडेप्टेशन या फिर इवोल्यूशन। रेट ऑफ इवोल्यूशन या फिर अपीयरेंस ऑफ वेरिएशन जो होते हैं वो इनवर्सली होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं लाइफ स्पेन या फिर साइकिल के। अब यहाँ देखिए
यहाँ ये बताना चाह रहा है, अगर लाइफ स्पेन या फिर साइकिल आपका ज़्यादा हुआ तो रेट ऑफ इवोल्यूशन मतलब कम होगा, रेट ऑफ इवोल्यूशन या अपीयरेंस ऑफ वेरिएशन कम होगा। अगर मतलब सपोज कोई आदमी अभी अगर कुछ उसके अंदर वेरिएशन आ गया, अब वो आगे उसका ट्रांसफर होना, तो भाई अगर वो जल्दी मरेगा तब तो उसके होते बच्चे हैं। अब अगर वो उसके बच्चे में वो आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स, अब यही लोग एकदम हाँ बैठी हैं, तो जब तक ये लोग मरेंगे नहीं तब तक वो लोग को कैसे पॉपुलेशन ज़्यादा होगा या फिर वो लोग में वेरिएशन कैसे आएगा, तब तो पता चलेगा वो लोग में वेरिएशन आया है। नहीं तो अगर ये लोग अभी तो ये लोग डोमिनेट है, तो अगर ये लोग उधर दिखेंगे तो पता चलेगा कि अच्छा ये तो सेम ही सेम है, अभी तो डोमिनेट ही। बट जब ये लोग मर जाएंगे तब तो वो बच्चे में दिखेगी ना। वैसे ही होता है, बात है इक्वलाई का, ये याद कर लीजिए। जनरेशन टाइम इसमें 20 मिनट होता है, 24 आवर में 72 जनरेशन करते हैं। ह्यूमन में जनरेशन का 30 ईयर्स होता है, 72 जनरेशन में 2160 ईयर्स लेते हैं। लीडरबर्ग रेप्लिका प्लेट एक्सपेरिमेंट जो थे वो दो, ये तो महान पुरुष थे, इनके बीवी और ये आदमी थे, ठीक है। इन्होंने एक प्लेट लिया, उसके ऊपर आकार आकार को रख दिया, ठीक है, और फिर उसके बाद में इन्होंने वुडन ब्लॉक पे वेलवेट क्लॉथ रख दिया, और जो ये मास्टर प्लेट इसका जो नाम दिया था, सॉरी यार, लीडरबर्ग रेप्लिका प्लेट एक्सपेरिमेंट है, ये इनके बीवी और ये अपने खुद दिए हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक प्लेट लिया जिसका नाम इन्होंने मास्टर प्लेट बोल दिया, उस पर आकार आकार का कोटिंग कर दिया, और एक वुडन ब्लॉक पे इन्होंने वेलवेट क्लॉथ रख दिया, और उसके ऊपर उसको आकार आकार वाले होते सीट को उसको चिपका के फिर हटा दिया। फिर ये उसके ऊपर जो ये वेलवेट क्लॉथ है वुडन ब्लॉक पे इन्होंने क्या चीज़ डाल दिया, फिर इन्होंने यहाँ से अगर इसके ऊपर आ गया, ये यहाँ का ऑब्जर्वेशन है। अब अगर आ गया तो इन्होंने एंटीबायोटिक पेनिसिलिन डाल दिया। एंटीबायोटिक जब तक ये इन्होंने पेनिसिलिन डाल दिया, तो यहाँ पे जो जितने भी थे, यहाँ बहुत सारे जीन्स थे, जब ये एंटीबायोटिक पेनिसिलिन डाल दिए तो यहाँ पे होता है, यहाँ देखिए 7 और 4 बस बचा है, तो 7 और 4 बचा है, तो ये दोनों होता है उसके खिलाफ होता है लड़ पाए और बाकी नहीं लड़ पाए, ठीक है। अब यहाँ देखिए एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंस जो है ये 7 और 4 में जो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है वो किस कारण से है, तो प्री एग्जिस्टिंग प्री एडवांटेजियस बता म्यूटेशन के कारण है। जो इनके में होता है जो ये रेजिस्टेंस था ये म्यूटेशन के कारण है, और वो होता है पहले से, ना कि ये अभी होता है इसके ऊपर पेनिसिलिन डाले तो अभी जस्ट आ गया। और एक पेशियंट आइसोलेशन में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी पढ़ना था, अब उसको देखते हैं। मेन कैरेक्टर ऑफ स्पीसीज होता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, जब दो वेरिएंट जो स्पीसीज के कैन नॉट इंटरब्रीड देन दे बिकम डिफरेंट स्पीसीज। जब दो वेरिएंट जो होते हैं स्पीसीज के, जब वो एक दूसरे के साथ मतलब इंटरब्रीड नहीं कर पाते हैं तो वो होता है डिफरेंट स्पीसीज हो जाता है। अगर एक दूसरे अगर सेम स्पीसीज तो आप लोग पढ़े ही होंगे कि इंटरब्रीड करता है साथ में, अब ये नहीं कर पा रहे तो ये तो डिफरेंट स्पीसीज ही होंगे, ठीक है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कैन ऑकर विद और विदाउट द जियोग्राफिकल आइसोलेशन। और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है वो या तो कहीं पे जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो या फिर ना हो, वहाँ पे भी ऑकर होंगे। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन वहाँ क्या होंगे, वहाँ पे भी ऑकर होंगे। ये जो था रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता समझाया गया था स्टेविंस के द्वारा। स्टेविंस के द्वारा समझाया गया था, किसके द्वारा समझाया गया था, तो स्टेविंस के द्वारा समझाया गया था उसके अपनी किताब में प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में। किसमें समझाया गया था, तो प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में, ठीक है। अब इसके बाद आता है टर्म जो था ह्यूमन वाली टर्म आती है, वो मैं आपको एनसीईआरटी से कल के में लेक्चर पढ़ाऊँगा। कल डिटेल में लेक्चर आएगी, लंबी लेक्चर आएगी, ठीक है। तो कल एनसीईआरटी लेके बैठे। थैंक यू वेरी मच।